आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ, जो आपको निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जाता है, जो 20 मार्क्स का होता है। तो भारतेंदु बाबू को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा, काव्य रूपों की विविधता, नया जागरण संदेश उन्हीं की कविता द्वारा हिंदी साहित्य में आया। इसलिए हिंदी नवजागरण के साहित्य की अग्रदूत भी उन्हें कहा जाता है। श्रृंगार और विलासिता के कैंचुले को उन्होंने दूर किया था और कविता को जन साधारण के निकट लाया। नायिका का नक्सिक वर्णन और विरह की व्याकुलता का स्थान, देश की जनता की दुर्दशा का वर्णन, देश की स्वाभिमान की भावना ने ले लिया। यही कारण है कि श्रृंगार, अलंकार, ऋतु निरूपण, प्रकृति उद्दीपन चित्रण प्रायः कम होता गया। भक्ति नीति भी पिछड़ती गई। जातीय राष्ट्रीयता प्रबोध का पराश्रय मिला। राष्ट्रीय भावनाओं का, देशभक्ति का चित्रण इस कालखंड में अधिक देखा जा सकता है। शिक्षा का महत्व, विधवा विवाह का समर्थ, बाल विवाह का विरोध, अंग्रेजी राजनीति की आलोचना, राजभक्ति, गौरक्षा जैसे विषय कविता के केंद्र में आए। ब्रिटिशरों ने भौतिक साधनों, तर्क पद्धतियों, शासन प्रबंधन से नया युग पहले ही लाया था। मुद्रण तंत्र का आविष्कार, समाचार पत्रों का विकास आदि ने जन जागरण को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार एवं देश सुधार की भावना पल्लवित एवं पुष्पित होती गई। भारतेंदु काल में प्रमुख अन्य साहित्यकारों ने भी भारतेंदु की प्रवृत्तियों को स्वीकारा और साहित्य सृजन किया, जिसमें महत्वपूर्ण है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नवनीत चतुर्वेदी आदि। डॉक्टर नगेंद्र ने राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, ऋतु निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद, कला पक्ष के अंतर्गत आने वाली प्रवृत्तियों का विश्लेषण अपने इतिहास में किया है। तो देखिए, भारतेंदु कालीन प्रवृत्तियों में इस प्रकार से जो रीतिकाल में जो कमजोरियां थी, उन कमजोरियों को धीरे धीरे दूर करके नवीन जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उनके ऊपर साहित्य निर्माण हुआ। तो भारतेंदु काल की पहली विशेषता है कौन सी? तो देशभक्ति और राजभक्ति। भारतेंदु युग में देशभक्ति के साथ राजभक्ति का भी प्रचार, भावना का आविष्कार हुआ है। देशभक्ति के अंतर्गत ही राष्ट्रीयता का विस्तार मात्र उनकी उपलब्धि रही है। वीर प्रताप, छत्रसाल, राजा शिवाजी ने क्षेत्र विशेष में वीरता, राष्ट्रीयता का प्रतिपादन किया। भूषण जैसे कवियों ने उसी प्रकार का चित्रण किया, परंतु स्वयं बाबू भारतेंदु ने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास किया। इस काल के कवियों में देशभक्ति एवं राजभक्ति की भावना का कविता द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देशभक्ति की यह भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में लक्षित हुई। स्वयं भारतेंदु की विजयिनी, विजय वैजयंती, प्रेमधन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र के महापर्व, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति से प्रेरित एवं प्रेरित है। अब देखिए, एक उदाहरण देखिए। भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। जैसी कविता लिखकर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण का चित्र वे खींचते हैं, देशवासियों को जागृत करते दिखते हैं। तो दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा देश की संपत्ति में होने वाले दोहन को देखकर मन भारी हो जाता है। तो भारतेंदु जी क्या कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदन विदेश चल जात यह अति भारी। तो यानी भारत का जन जो विदेश चला जाता है वह उनको अखलता है।
का भाव भी उनकी कविता में व्यक्त हुआ है। भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीय भावना की कविता है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग का बहिष्कार भी उन्होंने किया है। देश की जागृति के लिए बार बार ईश्वर वंदना भी करते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक पतन को देखकर वे अतीत का गौरवगान भी करते हैं, जिसमें सांप्रदायिक भावनाओं के विकास में आगे चलकर सहयोग मिलता है। और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाला गुणगान इसी कोटि का है। अंग्रेज राज के कारण भारत मुगलों के कठोर शासन से मुक्त हुआ, इस प्रकार का एक दृष्टिकोण भारतेंदु की कविता में आया है। अत्याचार का पूर्ण शासन की समाप्ति प्रति वे संतोष जाहिर करते हुए अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति निष्ठा को भी इस समय की कविता में व्यक्त करते हैं। इस देश में सुधार लाने की गुहार भी वे ब्रिटिशों के प्रति लगाते हैं। एक और यह कविता देशभक्ति की परिचय देती है, तो एक और राजभक्ति का। स्वयं भारतेंदु बाबू को ब्रिटिश राज परम मोक्ष का फल लगता है। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि परम मोक्ष फल राजपद परसन जीवन माहे, ब्रुटन देवता राजसूत पर परसहु चित चाहे। तो विद्वानों को राजभक्ति प्रदर्शन के कारण रूप में कंपनी के अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति और नई एवं नई व्यवस्था की स्थापना का स्वीकार भी लगती है। लेकर राज कंपनी के करसो निज हाथन, किन सनाथ बोली भारत की प्रजा अनाथन में व्यक्त होती है, जिसमें राजभक्ति साफ झलकती है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा का स्वागत, विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक, लॉर्ड रिपन के प्रति श्रद्धांजलि आदि इस काल के कवियों ने कविता लिखी है। फिर भी प्रेमचंद जैसे कवि अंग्रेजों को भारत का हित के लिए राज करने के लिए कहते हैं। करहु आज सो राज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित साधन में दिनचित। विद्वानों का कहना है कि राजभक्ति के अंतर्गत आने वाली कविता को देखकर कवियों पर राजद्रोह या सांप्रदायिकता का दोष लगना चाहिए नहीं। सही भी है, परंतु इस काल के साहित्य में सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति का बीजारोपण किया, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नगेंद्र के अनुसार भले ही यह नई राजनीतिक चेतना हो, फिर भी यह कहना होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत पर नई राजनीति से रूढ़ होकर सन 1990 के साहित्य राजनीति में यही उभर कर आई। इसी कारण नवजागरण को ही हिंदू धर्म पुनरुत्थान के रूप में शंभुनाथ, वीर भारत तलवार जैसे विद्वानों ने देखा, जो सही प्रतीत होता है। अगली विशेषता है नई सामाजिक चेतना। युगीन कविता ने नई सामाजिक समस्याओं पर कविता लिखी, जिसमें सामाजिक समस्या को दूर करते हुए ब्रह्म समाज, आर्य समाज के आंदोलनों का प्रभाव उक्त काल की कविता पर पड़े। विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का विरोध, छुआछूत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण, सली गढ़ी रूढ़ियों का विरोध करने के लिए मध्यम वर्ग के सामाजिक जीवन का चित्रण कविता में आया है। एक तरह से यह कविता जनवाद की ओर दृष्टिपात करती है। भारतेंदु युग के कवियों को समाज सुधार के कवि माना जाता है, जिस पर प्रश्न भी उठते हैं। कुछ कवि उदारता का परिचय नहीं देते। भारत धर्म कविता में अंबिका दत्त व्यास वर्णाश्रम धर्म को दृढ़तापूर्वक अनुमोदन और राधाचरण गोस्वामी द्वारा विभिन्न कविताओं में प्राचीन शास्त्र नीतियों का समर्थन एवं विधवा विवाह का विरोध ऐसे ही उदाहरण है। अर्थात यह स्पष्ट है कि कुछ कवि समाज सुधार के आग्रही थे, तो कुछ जैसी परिस्थितियां थी उनको बनाए रखने में मानते थे। स्वयं भारतेंदु ने मात्र सुधारावादी दृष्टिकोण अपनाया। भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में वर्ण व्यवस्था की संकीर्णता का विरोध किया। देखिए क्या कहते हैं कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इनके समकालीन कवि बाल
मुकुंद गुप्त ने भी समाज सुधार की दृष्टि अपनाई है। धनिकों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, हे धनिकों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार? जिनके मरे पड़ोसी भूखा, उसको भोजन को धिक्कार। भूखों की सुधि उसके जी में, कहिए किस पद से जावे? जिसका पेट मिष्ट भोजन से ठीक नाक तक भर जावे। वस्तुतः आर्य समाज की सामाजिक एवं धार्मिक सुधार वृत्ति का प्रभाव कुछ लेखकों पर स्पष्ट है। कुछ सहर्ष स्वीकारते हैं, कुछ नहीं। ऐसे ही वेद मार्ग छोड़कर मुस्लिम धर्म संस्कृति को स्वीकारने वाली कटी आलोचना राधाचरण गोस्वामी करते हैं। यज्ञ याग सब मेट भरण में चातुर, पिंड पितर पिंड नहीं देते, यवन सेवा में आतुर। पढ़े जतन ते फारसी छोड़, वेद मार्ग दियो, हा 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 विधिवाम ने सर्वनाश भारत कियो। तो हा से स्पष्ट है कि गोस्वामी की व्यथा कौन सी और किस प्रकार की रही है। प्रताप नारायण मिश्र भी स्त्री शिक्षा के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाते हैं। बाल विवाह का विरोध भी करते हैं और विधवाओं के दुख का विलाप भी करते हैं। उनकी पंक्तियां देखिए। निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव पहचाने, स्त्रीगण को विद्या देवे, करी प्रतिव्रत यश लावे। झूठी यह गुलाब की लाली, धोवत ही मिट जाए। बाल ब्याह की रीति मिटाओ, रहे लिह लाली मुँह छाए। विधवा विलपे निते, धैनु कटे, कोई लागत हाय गुहार नहीं। पुराणपंथी दृष्टि के बावजूद भी कविता में बड़ी मात्रा में सुधारवादी प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। इस तरह मानववादी विचार भावना का सृजन कर्म दौर से शुरू हो चुका था, ऐसा कहा जाता है। तो तीसरी विशेषता है आर्थिक चिंताओं का प्रकटीकरण। विदेशों द्वारा की जाने वाली आर्थिक लूट को देखकर भारतेंदु का मन भी बड़ा व्यथित हो चुका था। इसीलिए कवियों ने स्वदेशी उद्योगों एवं वस्तुओं का प्रयोग करने का आह्वान किया था। भारतेंदु ने प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। भारतीय परिपत्र पर सवाल उठाते हुए ब्रिटिशों की आर्थिक शोषण नीति का विरोध प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों ने किया है। अभी देखिए क्या दशा देश की, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की ओर से भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भाव भारतेंदु में आया, जिसमें वह मलमल और मार्कीय का व्यवहार करने वाले की कटु आलोचना इन शब्दों में करते हैं। मार्किन मलकन बिना चलत नहीं कुछ काम, परदेसु जुल्हान में मानहु भये गुलाम। तो ब्रिटिश साम्राज्य नीति के प्रति गहरा क्षोभ भी कवियों के द्वारा व्यक्त हुआ है और वह स्वतंत्रता की मांग करते हैं। सब त्रजी ग्रहो स्वतंत्रता, नहीं चुप लाते खाओ, राजा करे सो न्याय है, पासा परे सो दाव। यहाँ तत्कालीन समाज की आर्थिक दुर्व्यवस्था को देखकर कवि करुणार्ध हो जाते हैं। रहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारत की आर्थिक दुर्गति को ब्रिटिश शासन कारणभूत रहा, इस बात को कभी भूलते नहीं और देश प्रेम की भावना व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अगली विशेषता है जनजीवन का चित्रण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की जनवादी भावना उसके समाज सुधार में निहित है। आगे वे कहते हैं कि वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समता और भाईचारे का साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के भी अग्रदूत थे। वे समाज सुधारकों से भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के समर्थक थे। भारतीय महाजनों के पुराने पैसे सूदखोरी की उन्होंने कड़ी आलोचना की। सर्वदा से अच्छे लोग ब्याज खाना और चूड़ी पहनना एक समझते थे, पर अब आलसियों को इसी अवलंबन है, न हाथ हिलाना पड़े न पैर, बैठे बैठे भुगतान कर लिया। तो यह बात उन्होंने कवि वचन सुधा में
कही है। कवियों ने मानव हित के लिए समाज सुधार को अपनाते हुए कुप्रथाओं, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, स्वार्थपरायणता आदि विषयों पर कविता द्वारा प्रहार किया है। अंग्रेजों के शोषण विरुद्ध जागरण फैलाया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। समाज सुधार की आकांक्षा भी जन जीवन को व्यक्त करती है। अपनी कविता में यथार्थ चित्रण समाज जीवन का ही चित्रण है। जन जीवन को उभारने हेतु उन्होंने लावणी, गजल, ठुमरी, मलार, दादरा जैसे लोकगीत संगीत का प्रयोग कविता में भारतेंदु ने किया है। जनता में जागरण हेतु ग्राम गीतों की उन्नति का मार्ग इन्होंने स्वीकारा है। अगली विशेषता है श्रृंगार की कविता। रीतिकालीन भक्ति एवं श्रृंगार की परंपरा भारतेंदु युग तक चली आई थी, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर भी पड़ा है। भारतेंदु वैष्णव परंपरा के उपासक थे। राधा कृष्ण के प्रति उनमें अनन्य भक्ति थी। सदैव राजसी ठाठ बाट में रहते थे। इनमें अनेक गुण थे, पर विलासिता इनका सबसे बड़ा अवगुण था। एक बार उन्होंने कहा था, जगत जाल में नित बंध्यो, पर्यो नारी के कंद, मिथ्या अभिमानी पतित, झूठो कवि हरिचंद। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। माधुर्य भक्ति परक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नक्शिक, षड्यंत्र और नायिका भेद वर्णन, उर्दू प्रभाव के संपर्क में वेदनात्मक प्रेम अभिव्यक्ति भारतेंदु और प्रेमधन की रचनाओं में मिलती है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि रचनाओं में भारतेंदु ने भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार का वर्णन किया है। सौंदर्य, प्रेम, विरह की व्यंजना में कहीं कहीं वह दोनों उर्दू काव्य शैली के प्रभाव में है। प्रेमादर्श में वे घनानंद, रसखान एवं पद्माकर जैसे रीतिकालीन कवियों का अनुकरण करते हैं। साजी सेज रंग के महल में उमंग भरी, पिय गर लागी काम कसक मिटाए लेत, ठानी विपरीती पुरी मैन मसु सनसो, सूरत समर जय पत्र ही लिखाए लेत, हरिचंद्र उजकी रति गाढ़ी करी, जोम भरी पियही जकोर हराए लेन, याद कर पी की सब निर्धत दाते अजू, प्रथम समागम को बदलो चुकायो लेत। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की काम विकृति जैसे स्वरति, समरति, चित्ररति, वस्त्ररति, पपड़ीपन रति इत्यादि का वर्णन किया है। बिहारी, सूरदास जैसे श्रृंगारिकता की झलक भी इनकी कविताओं में पाई जाती है। बिहारी की तर्ज पर इन दुखिया आखियन को सुख सिरजियो नाही, इन दुखियन को न सुख सपने हु मिलियो, यो ही सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी, बिना प्राण प्यारे भय दरस तिहारे हुआ, देखी लीजो आँखों में ये खुद रह जाएगी। तो देखिए सूरदास के ऊपर सखियाएँ नहन बहुत बुरे, तब सो भयो पराए, हरिसो जब जाए झुरे। तो मोहन के रस भर डोलत तलफत तनिक दूरे। अन्य कवियों में राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास में श्रृंगार वर्णन पाया जाता है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। हमने पहले भी कहा है कि भारतेंदु वैष्णव भक्त थे। राधा कृष्ण के प्रति उनमें भक्ति थी। वल्लभ संप्रदाय से वह दीक्षित थे। मेरे तो राधिका नायिका हो गति, लोक दऊ रहे कई नसी जाओ, मेरे तो साधन एक ही है, जय नंद लाला वृषभानु कुमारी। उनके काव्य में विनय भाव की भक्ति प्राप्त होती है। प्रेमधन ने अलौकिक लीला नामक कविता में स्फुट भक्ति पदों को रखा है। अंबिका दत्त व्यास की कंसवंध जैसी प्रबंध रचना, राधा कृष्णदास की विनयाभिमुख कृष्ण स्तुति का उल्लेख भारतेंदु युगीन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में आवश्यक है। इसके अलावा
प्रेमधन की सूर्य स्रोत, भारतेंदु की उत्तरार्ध भक्तमाल और कीर्तिक स्नान, प्रताप नारायण मिश्र के नवरात्र के पद और राधाचरण गोस्वामी की नवभक्तमाल उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। भारतेंदु ने भक्ति देशानुरूप भाव भी दिखाया है, अर्थात वह देश हित की कामना करते हैं। सांप्रदायिक मतांतरों पर आधारित धार्मिकता के स्थान पर उन्होंने उदारता का परिचय दिया है। जैन कुतूहल में उन्होंने धार्मिक विद्वेष की व्यर्थता को प्रतिपादित किया है। धर्म निरपेक्षता का भाव उनमें है ऐसा कहा जा सकता है, फिर भी उसमें धार्मिक एकांगिता की चर्चा सामने आ रही है। उनकी धार्मिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास जैसे कवियों में भी देशानुराग भक्ति को देखा जा सकता है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल की तरह प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण का अभाव भारतेंदु युगीन कविता में रहा है और वह स्वाभाविक है। सौंदर्य बोध में सहायक स्वतंत्र प्रकृति चित्रण का श्रेय किसी सीमा तक ठाकुर जगमोहन सिंह को दिया जा सकता है। भारतेंदु समेत अन्य कवियों में परंपरा का निर्वाह किया है। अंबिका दत्त व्यास की पावक पचासा, गोविंद गिल्लाभाई की शर ऋतु और पावस पयोनिधि आदि कृतियों में वसंत और वर्षा ऋतु का आलंबनात्मक चित्रण मौजूद है। भारतेंदु की प्रातः समीरण, प्रेमधन की मयंक महिमा और प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पांजलि में स्वतंत्र प्रकृति चित्रण है, किंतु सफलतापूर्वक नहीं, ऐसा मत नागेंद्र व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि प्रकृति को श्रृंगारिक मनोदशाओं, सामाजिक उद्बोधन, नीति कथन आदि से संबद्ध करने की अनिवार्यता ने प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन इस काल के रूप में ग्राह्य नहीं कर पाए हैं। परंतु रीतिकाल के उद्दीपक वर्णन को न स्वीकारते हुए संस्कृत काव्य में उपलब्ध नैसर्गिक सौंदर्य वर्णन से प्रकृति का सजीव चित्रण उनके काव्य में आया है। पर्वत श्रृंखला का सौंदर्य चित्रण इस प्रकार का है। पहाड़ अपार कैलाश के कोटेन, ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, निहारत दिठी भ्रमय पगे गिरी, जाक उतंगता ऊपर झूम, प्रकाश प्रतंग सो चोटिन के, बिकसे अरविंद मलिंद सुझुम, लटे कटी मेखला के जगमोहन, कारी घटा घनघोरत धूम। तो अगली विशेषता है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य की अभिव्यक्ति भी इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। हास्य व्यंग्य को राष्ट्रीय समस्याओं से जोड़ने का प्रयास इस काल में हुआ है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर कवियों ने कठोर व्यंग्य किया है। उसमें उन्होंने विषय एवं शैली की भिन्नता भी रही है। तो इस प्रकार वह निम्नलिखित विषयों पर हास्य व्यंग्य करते हैं। एक प्राचीगण रूढ़िगत विकृतियों पर, विदेशी संपर्क में भारतीयों की स्थिति पर, भक्ति संबंधी संकीर्ण विचारों पर, विकृत सांस्कृतिक जीवन पर, राजनैतिक व्यवस्था पर महत्व देते हुए राजनीतिक व्यंग्य में देखिए अंग्रेजों की शोषण नीति, भारतीयों की निष्क्रियता एवं नपुंसक मनोवृत्ति, पराधीन वृत्ति, साहित्य एवं भाषागत विचार पर, खासकर उर्दू के आग्रह पर भारतेंदु ने 3 व्यंग्य शैलियाँ लिखी है, पैरोडी, स्यापा और गाली। नागेंद्र कहते हैं कि बंदर सभा के गीतों की रचना उन्होंने उर्दू नाटक इंद्र सभा के गीतों की पैरोडी के रूप में ही है। उर्दू का स्यापा, उर्दू फारसी के स्यापा नामक काव्य रूप की शैली में लिखते हैं, हाय उर्दू, हाय उर्दू, कहाँ सिधारी हाय आदि पंक्तियों में उन्होंने बनारस अखबार के समाचार शीर्षक उर्दू मारी गई पर व्यंग्य किया है। समधीन मधुमास की रचना गाली व्यंग्य गीति की शैली में की गई है। नए जमाने की मुकरी समकालीन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियाँ
पर लिखी है। साथ ही प्रताप नारायण मिश्र भी हरगंगा, बुढ़ापा, कारकष्टक आदि प्रसिद्ध रचनाएं में भारतेंदु में अमीर खुसरो की मुक्तक शैली स्पष्ट होती है। मद्यपान संबंधी व्यंग्य देखिए। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धान सब लूटे, पागल करे मोहि करे खराब, क्यों सके साजन नहीं शराब। तो अगली विशेषता है रीति निरूपण के परंपराबद्ध ग्रंथों की रचना। तो देखिए कई बातें ऐसी होती है जो रीतिकालीन जो विशेषताएं हैं वह ज़्यादातर विशेषताएं भारतेंदु काल में भी देखने को मिलती है, मगर उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर यह है कि यहाँ पर वह कोई अलौकिक स्थान नहीं है, वह वास्तविक और वर्तमान को केंद्र में रखकर उसका निर्माण करते हैं। रीति संबंधी परंपराओं से संबंध ग्रंथों के लेखन भी इस कालखंड में हुआ है। भारतेंदु युग में लच्छीराम, ब्रह्मभट्ट, कविराजा मुरारीदान और बाल गोविंद मिश्र आदि रीति निरूपण पद्धति ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें प्रमुख है लच्छीराम की महेश्वर विलास, जिसमें नायिका भेद एवं नवरस विश्लेषण है। रामचंद्र भूषण अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। रावणेश्वर कल्पतरु सर्व काव्यांग निरूपण कृति है। मुरारीदान का जसवंत जसोभूषण बृहत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यह मूलतः अलंकार ग्रंथ है, जिसमें काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, गुण और रीति का सार मौजूद है। बाल गोविंद मिश्र का भाषा छंद प्रकाश में 48 मात्रिक वर्णित छंदों का स्वरचित काव्य लक्षण उदाहरण प्रस्तुत है। अन्य दो उल्लेखनीय रचनाकार में प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर और कन्हैयालाल पोतदार का अलंकार प्रकाश। महत्वपूर्ण बात यही है कि ऋतु निरूपण की वृत्ति पिछड़ती जा रही थी और काव्य नए सांचे में ढल रहा था। भारतेंदु के बाद तो यह प्रवृत्ति रही ही नहीं है। अगली विशेषता है समस्या पूर्ति परक काव्य रचना। समस्या परक काव्य रचना इस काल में बड़ी लोकप्रिय रही है। बाकायदा इस प्रकार की काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था और बड़े बड़े कवि उसमें ससम्मान भाग लेते थे। कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। कहा जाता है कि अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता से कविता विधर्मिनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरियाँ सी चिरंजीवी रहे विक्टोरी रानी समस्या की पूर्ति करके सुकवि की उपाधि पाई थी। कानपुर की रसिक समाज बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद की कवि समाज काफ़ी प्रसिद्ध मंच है। अंबिका दत्त के पिता दुर्गा दत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिलाबाई का समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग का समस्या प्रकाश, नर्मदेश्वर सिंह का पंचरत्न तथा भारतेंदु ग्रंथावली में समस्या पूर्ति का संग्रह उपलब्ध है। प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति काव्य का एक उदाहरण देखिए। वन बैठी है मान मूरत सी, मुख खोलत बोले न नाही न हाँ, तुम ही मनुहारी कई हारी परे, सखियन की कौन चलाई तहाँ, बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मनो को समझाए, यह ब्याही तबे बदलेगी, पपिहा जब पूछे पीव कहाँ। तो इस प्रकार उन्होंने पपिहा जब पीछे पीव कहाँ के ऊपर उन्होंने समस्या पूर्ति के रूप में यह पूरा काव्य लिखा था। अगली विशेषता है काव्यानुवाद का आरंभ। तो काव्यानुवाद की परंपरा भी इस युग से शुरू हो चुकी है। संस्कृत और अंग्रेजी के काव्यानुवाद की बड़ी मात्रा में अनुवाद हुआ है। सर्वप्रथम उल्लेखनीय है राजा लक्ष्मण सिंह का रघुवंश और मेघदूत। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य ने भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवाद किया है। बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का राम रामायण
ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतु संहार एवं मेघदूत, लाला सीताराम भूप ने मेघदूत, कुमार संभव रघुवंश और ऋतु संहार, अंग्रेजी के श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ का हर्मिट और डेजर्ट विलेज को एकांगवासी योगी और उज्जड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया है। भाषा, लालित्य, शब्दानुभाव, सरलता के गुणों से संपन्न है, जैसा नगेंद्र ने कहा है। तो अगली विशेषता है काव्य रूपों की विविधता। भारतेंदु युग में काव्य रूपों के विविध प्रयोग रूढ़ हो गए थे। कुछ परंपरागत लोकगीत संगीतात्मक थे तो व्यंग्य नए रूप में विकसित हुए, किंतु प्रधानतः मुक्तक काव्य ही रही है। उसके साथ प्रबंध गीति में भारतेंदु ने रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला और तन्मय लीली का उल्लेख किया जाता है। निबंध काव्य रूपों में विजयनी, विजय, वैजयंती तथा हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। कुछ सतसई परंपरा के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। हरिऔध का कृष्ण शतक, अंबिका दत्त व्यास का सुकवि सतसई आदि। भाषा पद शैली के आधार पर ठुमरी, मलार, दादरा, इमन आदि राग रागिनियों में काव्य रचनाएं की गई है। लोक संगीत की शैली काफ़ी लोकप्रिय थी। उदाहरणतः प्रेमधर और प्रताप नारायण मिश्र की कजरियाँ और भारतेंदु वर्षा विनोद, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और जगमोहन सिंह की लासनियाँ महत्वपूर्ण है। व्यंग्य में बंदर सभा, उर्दू का स्यापा एक नई शैली में आई। भारतेंदु ने मुकरियों का लेखन भी किया। गजल का नवप्रकाश रसा उपनाम से भारतेंदु द्वारा तथा अब्रू उपनाम से प्रेमधन द्वारा किया गया। इसमें यह कहा जा सकता है कि काव्य के परंपरागत रूपों में इस काल में कवियों बंधे न रहकर नए काव्यों की भी रचना की है। अगला है भाषा। भारतेंदु युग में काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ तो गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का। हिंदू उर्दू का विवाद इस काल में राजनीति की देन रही। फिर भी भारतेंदु ने हिंदी के दायित्व को हिंदी भाषा नामक ग्रंथ लिखकर पूर्ण किया। उन्होंने उर्दू फारसी की जटिलतम तत्सम शब्दावली का बहिष्कार किया। काव्य में ब्रज के साथ साथ अन्य बोलियों के भाषा के शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि। इसके अलावा उर्दू, अंग्रेजी का प्रयोग भी किया गया है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली को लेकर आंदोलन चला। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का आंदोलन चलाया। कुछ कवियों ने विरोध भी किया। परिणामतः खड़ी बोली गद्य के साथ पद्य का विकास हुआ। आगे चलकर द्विवेदी युग में यह विवाद खत्म हुआ। काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। अगली विशेषता है छंद अलंकार। भारतेंदु युगीन कवियों में परंपरागत छंद अलंकारों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, जिसमें उल्लेखनीय है आर्या, कुंडलियाँ, दोहा, चौपाई, सोठा, रोहा, हरिगीतिका जैसे मात्रिक छंदों तथा कवित, सवैया, मदाक्रांता, शिखरणिनी, वंशस्थ, वसंत तिलका जैसे वर्णित छंदों का विविधमुखी प्रयोग लोक संगीत का गाँव में प्रचार प्रसार करने के लिए भारतेंदु ने कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरबा, गैल, चेती, अध, होली, सांझी, लाबे, लावनी, बिरहा, चनैनी आदि छंद का उपयोग में किया है। इस प्रकार के प्रयोग का आह्वान भी वे कवियों को कर चुके हैं। किसी नए छंद का प्रयोग भले ही इन कवियों ने न किया हो, किंतु काव्य की नई उद्भावना विषय एवं शैली की दृष्टि से मौलिक रही है। तो इस प्रकार यह विविध जो विशेषताएं हैं उनके साहित्य में देखने को मिलती है। मूल्यांकन। इस विवेचन विश्लेषण से यह ज्ञान होता है कि भारतेंदु समेत अन्य कवि अपने दाय का सुयोग्य निर्वाह कर चुके हैं। अपनी अनुभूति को माध्यम बनाकर स्वभाषा, स्वधर्म, स्वजाति का प्रचार कर देश उन्नति एवं राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने का
प्रशंसनीय है। खड़ी बोली को काव्य भाषा का माध्यम बनाया। उसमें काव्य के साथ निबंध, नाटक, कहानियाँ, उपन्यास लिखे गए। विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन प्रकाश भी इस युग में महत्वपूर्ण घटना है। जनवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति, लोकगीत शैली का स्वीकार इस युग में महत्वपूर्ण मूल्य है। जीवन के यथार्थ को उन्होंने सामाजिक स्वर दिया। प्रत्येक विद्या में बहुत सारे अंतर्विरोध भी उनके काव्य में पाए जाते हैं। राष्ट्रीयता, राजभक्ति, राजद्रोह, नई भाषा, पुरानी भाषा, नए पुराने दृष्टिकोण, इन सब में समन्वय की भावना आदि। भारतीय समाज, साहित्य, राजनीति के इतिहास में यह नवयुग, नवजागरण के नाम से जाना जाता है, जिसके अग्रदूत स्वयं भारतेंदु है। तो आखिरकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने विभिन्न स्तर पर जन जागरण का कार्य किया। साहित्य रचनाओं के जरिए वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े रहे, उसे बढ़ावा दिया। गद्य का नए रूपों का विकास हुआ। रंगमंच का आधुनिक आविष्कार भी इन साहित्यकारों ने किया। विशेष भारतेंदु ने महसूस किया जीवन के सत्यों को नैतिक साहस के बल पर जनता के सम्मुख रचा। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की सच्चाइयों से हमें रूबरू कराया। यह इस युग की महत्वपूर्ण देन है। तो इस प्रकार यह सारी जो चर्चा है जो हमने भारतेंदु युग की देखी जा सकती है। अस्तु।